दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस सनसनीखेज खुलासे की जो मैंने कभी नहीं सुना था। बहुत बार सुना था, दाऊद के घर पे बहुत हमले हुए, दाऊद के दुबई जाने के पहले भी और उसके जाने के बाद भी बहुत सारे मर्डर उस घर के आसपास में हुए। जब पठान गैंग के साथ दाऊद का झगड़ा चल रहा था तो एक बार जो अमीरज़ादा, आलमज़ेब, इन लोगों ने घर पे अटैक किया था साबिर के मरने के बाद, साबिर के को मारने के बाद। उसके बाद एक बार सामद खान जाके गोलियां चला आया था। कभी सैयद बाटला जाके वहाँ गड़बड़ कर देता था, कभी अयूब लाला ने वहाँ गड़बड़ किया, और उसके बाद कभी सादिक कालिया ने जाके एक मर्डर कर दिया। कभी अरुण गवली के लोगों ने एक बार वहाँ पे लाल रंग की शर्ट पहन के अटैक कर दिया। लेकिन जिस हमले की बात मैं आज सुना रहा हूँ, ये मैंने पहले नहीं सुना था। और ये हमले की बात की है कालिया एंथनी के करीबी रिश्तेदारों ने, जिनसे मैं पिछले कई दिनों से टच में हूँ। उन्होंने ये किस्सा सुनाया जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि कालिया एंथनी को अपने साथियों को लेके दाऊद के घर पे जाके दाऊद को ढूंढना की कोशिश करनी पड़ी, और एक मारा मारी करके वहाँ पे, लेकिन दाऊद हाथ में नहीं आता, वापस आ जाते हैं। ये अपने आप में बहुत अजीब किस्सा है, एक नया खुलासा है। मुझे और लगता है इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। शायद अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में एक और कड़ी इसके ज़रिए बहुत जो है सनसनीखेज जुड़ेगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उसके परिवार से आई है, और वो लोग जो बचपन से कालिया एंथनी के साथ रहे हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है तो इसमें सच्चाई ज़रूर होगी। नहीं तो इतने सालों के बाद उनको इसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि उनके कुछ रिश्तेदार उनके आज दाऊद के करीबी भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किस्सा सुनाया तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई सच्चाई है। मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप सुनिए और अपने कमेंट्स हमें आने वाले दिनों में दीजिए। बात कुछ ऐसे ही हुई कि कालिया एंथनी का छोटा भाई था एल्बर्ट। एल्बर्ट काफ़ी एक्टिव था उस इलाके में। कहीं जो कभी कभी वसूली करने जाना हो, जो कोई आदमी पैसे नहीं दे रहा, कोई धंधे वाले को कोई तंग कर रहा है तो उससे पैसे लेके तंग करने वालों को मार पटाई करना, उनको भगाना, इस किस्म के काम कालिया एंथनी के नाम पे एल्बर्ट उस ज़माने में किया करता था। 1984 के पहले की बात है। उसी दौरान एल्बर्ट ने एक किसी आदमी को किसी ने काम दिया कि उनको ज़रा सबक सिखा के आओ, लेकिन वहाँ पे झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक आदमी की मौत हो जाती है। वो लंबा चौड़ा किस्सा है, शायद आपने सुना होगा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आगे वाला किस्सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों को मारा था उन्होंने बदला लेने के लिए एल्बर्ट के ऊपर अटैक प्लान करते हैं, क्योंकि जहाँ जाके वो मार के आया था उसके कोई गवाह वगैरह नहीं मिल रहे। लेकिन जिन लोगों ने एल्बर्ट को आके मारा, कैसे मारा, उसके काफ़ी सारे लोग उसकी जो शनाख्त करते हैं, जिन्होंने वो इंसिडेंट की जानकारी है, वो कालिया एंथनी के घर के लोग ही हैं। उनके मुताबिक एक दिन वो इंसिडेंट होने के बाद सुबह के तकरीबन 11 बजे एल्बर्ट अकेला अपने इलाके में खार ईस्ट में एक बनारसी रेस्टोरेंट है जिसका जिक्र मैंने कल किया था। तो बनारसी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। वैसे महाराष्ट्र में कई बार खाने को भी नाश्ता कह देते हैं। तो नाश्ता करने 11 बजे सुबह के एल्बर्ट जो है वो उस रेस्टोरेंट में जाता है। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग वहाँ पे, कुछ 7-8 लोग तेज़ धार हथियारों से लैस उसको घूर रहे होते हैं, और एल्बर्ट देख लेता है। वो उसका जो थर्ड सेंस है, सिक्स्थ सेंस जो है, थर्ड आई, वो ये बता देती है कि मेरी जान खतरे में है।
इसके पहले कि वो लोग उसके ऊपर अटैक कर सकते, वार करते, वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जो होटल का पीछे वाला जो साइड थी उस तरफ भागता है कि मैं पीछे के दरवाजे से निकल के बच जाऊंगा। लेकिन पीछे के दरवाजे बंद थे और ये आदमी किचन में घेरा जाता है, उस होटल की किचन में। और वो 7-8 लोग हथियारों से लैस एंथनी को, अब एल्बर्ट को ओवर पावर करते हैं। वहाँ पे जो एक टेबल था किचन में जिसके ऊपर सब्ज़ी भाजियाँ रख के उनको काटा जाता था, बड़ा टेबल था, उस टेबल पे एल्बर्ट को लिटा लिया जाता है और 2-4 आदमी उसके हाथ पांव पकड़ते हैं और बाकी के लोग उसके ऊपर तेज़धार हथियारों से हमला करते हैं, वार करते हैं और उसको उसी टेबल पे बुरी तरह से जख्मी करके मार के फरार हो जाते हैं। अब ये उस इलाके में बहुत ख़तरनाक घटना थी। कालिया एंथनी के भाई को दिन दहाड़े इतने लोगों के सामने उसके इलाके में आके बाहर के लोग मार के चले गए, ये बहुत सनसनीखेज हरकत थी। तो एंथनी को बहुत गुस्सा था। कई दिन वो आदमी सोया नहीं, ढूंढ रहा था कि कौन लोग होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा। 2-3 रात तो वो अपने घर भी नहीं आया और जो करीब का एक शमशान घाट था वहाँ पे जाके सो जाता था और इतना गुस्से में था कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो किसी का सामना भी नहीं कर रहा था। तो उसने अपने सोर्स जो थे उनको काम पे लगाया कि ये मालूम करो मेरे भाई को मारने वाले लोग कौन थे। अब कई दिन लग गए उसकी तहकीकात करते करते। जैसे जैसे देरी हो रही थी उसी तरीके से एंथनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा। उसको ये एहसास होने लगा कि हो ना हो इस हरकत के पीछे किसी बड़े आदमी का काम है। अगर छोटे आदमी ने किया होता तो मुझे अब तक पता चल जाता, लेकिन ये ज़रूर कोई बड़ा ताकतवर आदमी का काम है। तो किसी ने कहा कि साधु शेट्टी का काम हो सकता है, किसी ने कहा किसी और का काम होगा, लेकिन एक उसके किसी खबरे ने आके ये उसके कान में कहा कि इसके पीछे हो ना हो दाऊद इब्राहिम का हाथ है। तो उसके पहले कुछ दिन पहले कालिया एंथनी की जेल में दाऊद के साथ तू मैं भी हुई थी। कुछ और कारणों की वजह से कालिया एंथनी की दाऊद से मनमुटाव भी चल रहा था। कुछ समद खान के नज़दीक होने की वजह से दाऊद के साथ एक तरह से एंथनी की दुश्मनी भी गिनी जाती थी और भी कई कारण थे। कुछ हथियारों का कुछ लेन देन भी हुआ था। और उसके पहले काफ़ी देर पहले एंथनी ने एक हाजी मस्तान का गवर्दा राजन मुडलियार का एक स्मगलिंग के सामान से भरा हुआ ट्रक भी लूटा था और वो लेके ट्रक उसने रेलवे कॉलोनी जो थी खार की वहाँ पे लोगों के घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये दूसरी बात है कि बाद में हाजी मस्तान जैसे लोगों ने बीच बचाव करके वर्दा का और कालिया का समझौता करवा दिया और समझौते में कालिया एंथनी को 4 लाख रुपए का हर्जाना वर्दा भाई को देना पड़ा था। कुछ इस किस्म की हरकतें, कुछ इस किस्म के काम हो चुके थे जिनके चलते हुए कालिया एंथनी को लगा कि शायद इसके पीछे दाऊद का हाथ ही हो सकता है। किसी और की हिम्मत नहीं हो सकती कि मेरे इलाके में आके इतनी बेरहमी से मेरे भाई को, छोटे भाई को मार के चले जाए। तो वो प्लान करता है दाऊद के घर पे हमला। उसके लिए अपने जो उसके ख़ास दोस्त थे उनको तैयार करता है। लोकल लोग यहाँ के कम रखता है, बाहर के लोग ज़्यादा बुलाता है, जिनमें एक नाय गाँव में रहने वाला ताहिर कुदरती नाम का आदमी था। एक आदमी भायंदर का था जो वहाँ पे मछली के ट्रेड के ऊपर काफ़ी उसकी दादागिरी चलती थी, हफ्ता वगैरह वसूल करता था मछुआरों से। उसका नाम था बाटली बाबा। उसी तरह सुभाष सिंह ठाकुर, उसकी तरह एक उसका दोस्त था, एक बदरी उसका नाम था शायद, और इसी किस्म के 5-6 और लेके दोस्तों को लेके शाम को, रात को
दाऊद लेट इवनिंग जब अंधेरा शुरू होने वाला होता है तो दाऊद के घर पे जाके अटैक करते हैं। और वो दौर था जब दाऊद ऑलरेडी पठान गैंग से बहुत एक लंबी और बड़ी खतरनाक लड़ाई लड़ रहा था। समद खान को मारने की पूरी तैयारी हो रही थी, प्लानिंग चल रही थी। पठान लोग दाऊद को ढूंढ रहे थे और दाऊद समद को ढूंढ रहा था। वो कैट एंड माउस गेम बड़े ज़ोरों से चल रही थी। तो दाऊद ऑलरेडी बहुत प्रिकॉशन ले रहा था, कहीं दिन में कहीं रात को कहीं, लेकिन अपने लोगों के साथ टच में था। और उसका एक ही उस समय पे वन पॉइंट एजेंडा था कि हर हालत में समद खान को ख़त्म करना है। और उन्हीं दिनों में उसको ये खबर भनक लगती है कि कालिया एंथनी उसके ऊपर अटैक की तैयारी कर रहा है। और दाऊद उस समय दो फ्रंट खोलना नहीं चाहता था। एक फ्रंट तो ऑलरेडी पठानों के खिलाफ खोला था, एक दूसरा फ्रंट वो एंथनी के साथ नहीं खोलना चाहता था। और कुछ हालात होते, अगर समद का केस नहीं चल रहा होता तो शायद दाऊद इब्राहिम कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन लेके इसके पहले के कालिया एंथनी और उसके लोग उस पर हमला करते, वो उनके पहले उनके ऊपर हमला करने की योजना बनाता। लेकिन वो समय ऐसा नहीं था। दाऊद के लिए समद खान को मारना मोर इम्पोर्टेंट था, ज़्यादा ज़रूरी था। तो उस दौर में ये लोग जब दाऊद के घर पे जाके हमला करते हैं, तोड़ फोड़ भी कर देते हैं, लेकिन दाऊद इनके हाथ में नहीं आता। उसके बाद बहुत मामला गर्म होता है, लेकिन दाऊद फिर भी रिटेलिएट नहीं करता, क्योंकि उसका, जैसे मैंने कहा, समद उसका पहला टारगेट था। और समद का सितंबर 84 में मर्डर के बाद दाऊद गुल हो जाता है। अंडरग्राउंड होने के बाद वो पाकिस्तान और दुबई पहुंच जाता है। लेकिन कालिया एंथनी के दिल में वो बदला लेने की आग अभी तक जारी थी। उसने अपने सोर्सेज से पता किया कि दुबई में दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है। तो उसका खबर मिलने के बाद उसका एक ख़ास आदमी था, मदन चौधरी उसका नाम था। बहुत बहरूपिया किस्म का आदमी था। कभी भी वो एक ड्रेस पहन के नहीं निकलता था। कभी डॉक्टर बन के निकल पड़ता था, कभी वकील की वेशभूषा में निकल पड़ता था, कभी ऑफिस एग्जीक्यूटिव बन के निकल पड़ता था, और कभी टैक्सी और बस में सफ़र नहीं करता था। हमेशा लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था। उसका मैंने एक एपिसोड बनाया था, आप इसके साथ वो एपिसोड मदन चौधरी वाला देख सकते हो। तो वो BIT 4 अगरीपाड़ा में रहता था। मैंने उस एपिसोड में शायद जिक्र भी किया था कि वो कालिया एंथनी के और भाई ठाकर के काफ़ी क्लोज था, सुभाष सिंह ठाकर के काफ़ी क्लोज था। ये बात मैंने शायद, मुझे अभी याद नहीं, उस एपिसोड में की थी। तो मदन चौधरी को और एक और शख्स को, जो उसी एरिया का था, विरार एरिया का, इन दोनों को कालिया एंथनी दुबई भेजता है। तो वहाँ से दाऊद का पूरा पता ठिकाना, उसकी रैकी करने के लिए ये लोग जाते हैं। तो एक बार तो इनको दाऊद का पता चलता है, लेकिन वो जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन वगैरह की बात थी उसके लिए उनको वापस आना पड़ता है। और थोड़े दिनों के बाद मदन चौधरी दोबारा अकेला दुबई जाता है। और एंथनी यहाँ से ये प्लान कर रहा होता है कि दुबई में दाऊद इब्राहिम के ऊपर हमला कैसे करवाना है। लेकिन शायद दाऊद, कहते हैं, वो हमेशा एक कदम आगे रहता था अपने दुश्मनों से। उसको इस बात की भी भनक लगी। ये सब कुछ कालिया एंथनी के रिश्तेदारों की बताई हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस बात की पुष्टि कोई पुलिस वाला या दाऊद के करीब उस इलाके का आदमी नहीं कर रहा है, और मुझे इतना वक्त भी नहीं मिला उनसे बात करने का। आने वाले दिनों में ज़रूर और इसकी खोज पड़ताल करेंगे। खैर, तो मदन चौधरी वहाँ से जब दोबारा जाता है तो उसको खबर मिलती है कि दाऊद इब्राहिम किसी काम से कुछ फाइनेंस अरेंज करने के लिए, क्योंकि दाऊद के पास इतना समय नहीं था दुबई में इस्टेब्लिश होने का, वो कोई बड़े फाइनेंसर ढूंढ रहा था जिनका पैसा लगा के, जो कुछ करके उनकी मदद से, पार्टनरशिप से कोई काम धंधा दुबई में शुरू किया जाए।
तो वो नैरोबी कीनिया गया होता है। तो इस बात की खबर लेके मदन चौधरी वापस आता है कि दाऊद दुबई छोड़ के कीनिया चला गया है। तो कालिया एंथनी का एक भाई जिस दफ्तर में काम करता था, उनका कोई कोई शायद कुछ शिपिंग का काम था या कोई ह्यूमन रिसोर्सेज का काम था, समथिंग उन्होंने बताया नहीं मुझे, जो कि इस क्राइम वगैरह के धंधे में नहीं था, पढ़ा लिखा था, अपना नौकरी करता था और घर चलाता था। तो उसकी मदद के थ्रू कालिया एंथनी ने नैरोबी में अपने लिंक एस्टेब्लिश किए कीनिया में। तो वहाँ से उसने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया और कुछ चलते चलते उसमें शायद कहीं कहा जाता है कि ढोलकिया ने भी कुछ हेल्प किया था, ढोलकिया ब्रदर्स ने। तो ये बात भी उनकी बातों से उन्होंने किसी के मुंह से ये बात निकली। तो वहाँ से ढूंढते ढूंढते यहाँ तक कि उसने कालिया एंथनी ने हार्ड किलर भी अरेंज कर लिए थे कीनिया में दाऊद को मारने के लिए, लेकिन वहाँ भी उनके मुताबिक दाऊद को कुछ भनक लगी उसके सोर्सेज से और वहाँ से वापस वो कराची आ जाता है कुछ दिनों के लिए। तो कराची आने के बाद कालिया एंथनी और दाऊद के कुछ लोग जो कॉमन फ्रेंड थे, वो कुछ बीच में बातचीत चलाते हैं और कालिया को थोड़ा ठंडा करने की, नरम पड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दाऊद तो अपने दुश्मनों को कभी भूलता नहीं है, अंडरवर्ल्ड में कोई भी नहीं भूलता। और अंडरवर्ल्ड में जैसे पॉलिटिक्स में कहते हैं, आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं, आज के दोस्त कल के दुश्मन हो सकते हैं। तो ना तो यहाँ पे दोस्ती परमानेंट है, तो ना यहाँ पे दुश्मनी परमानेंट है, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा कोई नहीं करता। और 85 में कालिया एंथनी का कोर्ट के अंदर ड्रामा होता है। एक तारीख पे जाता है वहाँ पे, तो एक कांस्टेबल से, जो एस्कॉर्ट पार्टी का कांस्टेबल होता है, बंदोबस्त के लिए कलाबा पुलिस स्टेशन से कोर्ट में आया हुआ था, सेशन कोर्ट में। वहाँ पे उसके साथ इसकी तू मैं होने के बाद कालिया एंथनी उसको लात मार देता है और कांस्टेबल जीप से नीचे गिरता है वैन से। उसका ये कहानी पुलिस का वर्शन है, ये पुलिस का कहना है कि ऐसे हुआ। तो जब उस कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन जाके अपनी बात अपने ऑफिसर को बताई, अनिल तलपड़े जो वहाँ पे थे, कि ऐसे ऐसे करके कालिया एंथनी ने एक पुलिस आदमी के ऊपर हमला किया है। तो उसको सब सिखाने के लिए नेक्स्ट हीरिंग पे, अगली तारीख पे, जो पुलिस ऑफिसर थे अनिल तलपड़े, वो खुद जाते हैं सेशन कोर्ट में। और कहानी ये बताई गई कि सेशन कोर्ट में जब एंथनी को तारीख के बाद वापस लाया जा रहा था, तो ऊपर के किसी फ्लोर से सोडा वाटर की बोतल नीचे फेंकी गई। उसमें एंथनी को लगा कि शायद मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। उस भगदड़ में एंथनी के घर वालों का ये कहना है कि वो अपने ऊपर हमले को देखते हुए भाग के पुलिस की जीप में बैठने वाला था। हालांकि वो तो मर गया, लेकिन उसने किसी को ये बात तो बताई नहीं होगी। लेकिन शायद किसी ने उसकी इंजर्ड हालत में, फैमिली वाले वहाँ पे थे, शायद किसी को बताया भी हो। ये अंदर की बातें हैं, लेकिन इनकी पुष्टि कैसे होगी ये मुझे नहीं लगता कि कोई टू बी वेरी श्योर हो के ये बात कर सकता है। लेकिन अनिल तलपड़े को ये लगा कि ये जेल का अपनी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है और उसको गोली मार के वहीं पे ढेर कर दिया जाता है। तो ये कालिया एंथनी का कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर एनकाउंटर शो कर दिया जाता है। लेकिन कालिया एंथनी के रिश्तेदारों का, जो बहुत सारे हैं अभी तक भी, 2-3 को छोड़ के किसी का कोई क्रिमिनल इतिहास भी नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनका कहना है कि ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको एनकाउंटर का नाम दिया गया, वो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी दुबई में बैठ के दाऊद इब्राहिम ने प्लान की थी, एग्जीक्यूट की थी। और ऐसे बहुत से काम दाऊद इब्राहिम डी कंपनी डिफरेंट केसेस में पहले भी करवा चुकी थी, बाद में भी करवाए। तो ये किस्सा था कैसे कालिया एंथनी की दाऊद के साथ झगड़ा
और दाऊद के घर पे हमला। अब आप सब बहुत अच्छे जानकारी रखते हो क्राइम की, शायद इसके बारे में बहुत से लोगों को पता भी हो, लेकिन किसी के पास कोई माध्यम नहीं था, मीडियम नहीं था इसकी बात करने की। तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो वो इसके कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड्स में इस बात को और आगे बढ़ाया जा सके। तो ये एंथनी के किस्सों में से एक किस्सा था। और देखिए उस समय के उसके जो दोस्त थे, साथी थे, बहुत सारे आज भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी दोस्ती सबकी उनके परिवार के साथ आज भी है। उसके सब के सब दोस्त एंथनी के उसके परिवार के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में उन दोस्ती ने कैसे एंथनी के परिवार वालों की हेल्प की, कैसे उसके रिश्तेदारों को लंदन में एस्टेब्लिश करवाया, ये अपने आप में एक बहुत अहम कहानी है कि अंडरवर्ल्ड के लोग आपसी रिश्ते कैसे निभाते हैं। वो किस्सा मैं आपको कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।